वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 9th में साइंस के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल में। हम लोग पिछले क्लास में जहां तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग जानेंगे। टॉपिक्स है नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। पिछले क्लास में सेल के कुछ शॉर्ट डिस्कवरी के बारे में हम लोग जाने थे। सेल के डिस्कवरर कौन है, कब सेल का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद के जो वैज्ञानिक थे वो किस तरह का डिस्कवरी किए, फिर न्यूक्लियस कब आया और प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा शॉर्ट नॉलेज जरूर लिए थे। आज हम लोग नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल पर बात करें। देखिए ये तीन अलग अलग फैक्टर है, नंबर, शेप एंड साइज, वो सेल को इफेक्ट करता है ना। कैसे वो देखते हैं। सेल्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड नंबर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स। अलग अलग जीवों में जो सेल पाए जाते हैं वो शेप में, साइज में और नंबर में अलग अलग होते हैं। ये कैसे हम लोग समझेंगे। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का बात करें, नंबर के आधार पर बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल के आधार पर। जब एक कोशिका के बने होंगे कोई ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में शेप कई बार इरेगुलर आपको मिलेगा, है ना। कई ऐसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसका शेप डिफाइंड है, जैसे आप पैरामीशियम को ले लीजिए, सैंडल शेप्ड बोलते हैं, है ना। बैक्टीरिया को अगर देखें तो बैक्टीरिया के भी शेप हैं बट डिफरेंट शेप के हैं। 4 डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। और अमीबा को आप ले लें तो अमीबा में कोई शेप ही नहीं होता है, इरेगुलर शेप के होते हैं। तो इस तरह से वहां हम यूनिसेल्यूलर में देख रहे थे, एक कोशिका के बने हुए जीव में देख रहे थे, शेप और साइज वहां डिफाइंड नहीं था। और कई जगह साइज तो डिफाइंड नहीं है, वेरिएशन है, और ये वेरिएशन माइक्रोमीटर में मिलेगा जब भी सेल का बात करेंगे। चूंकि सेल बहुत ही छोटा है, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट है, तो छोटा होगा ही। और अब आ जाइए शेप में, तो शेप के बेस पर भी सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, है ना। ये हमारे बॉडी में ही अगर देख लें, ह्यूमन बीइंग का ही अगर बात करें तो आप एक रेड ब्लड सेल को ले लीजिए, डिस्क्वाडल शेप्ड होता है, दैट मीन्स कि ये बाइकनकेव शेप होता है ना। और उसी तरह से व्हाइट ब्लड सेल को ले लीजिए तो ये इरेगुलर शेप होता है। ल्यूकोसाइट्स का अगर बात करें तो इरेगुलर शेप्ड होता है। आप न्यूरॉन को ले लीजिए, नर्व सेल को, तो ये इलोंगेटेड होता है। तो बहुत सारा अलग अलग शेप का आपको सेल भी मिलता है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। नंबर्स के आधार पर, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नंबर्स के आधार पर हम लोग सेल को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होंगे। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा कोशिकाओं के बने होंगे, जैसे हम और आप ह्यूमन बीइंग्स भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। तो हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स को देखते हैं। सेल डिफर इन देयर शेप, साइज एंड नंबर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द पार्टिकुलर फंक्शन दे परफॉर्म। यहां पर एक चीज रिलेट कर दिया गया, शेप और साइज को रिलेट कर दिया फंक्शन से। कहा कि देखो ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप, दैट मीन शेप एंड साइज के बेस पर डिफरेंट टाइप के जो सेल हैं वो इसके फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। ये फंक्शन क्या है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए नर्व सेल का। नर्व सेल का काम क्या है, हमारे सेंसरी इंपल्स को है ना, सेंस को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हमारे ब्रेन तक इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में पहुंचाता है, ट्रांसफर करता है, और फिर वहां से एक मोटर रिस्पांस लेकर के हमारे बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन तक लाता है। यहां एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और इसके लिए सेल को इलोंगेटेड होना होगा। तो ये देखो, ये साइज जो है ना वो इलोंगेटेड है, दैट मीन्स कि ये फंक्शन पर डिपेंड कर गया। अगर लंबा लंबा सेल हो, साइज बड़ा हो, तो ऐसे में क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी है हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो ज्यादा इफिशिएंटली हो पाएगा। आप इसके आप रीजन को देखें तो आपको पता चलेगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेड ब्लड सेल का, है ना, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है ये डिस्क्वाडल होता है, दैट मीन्स बाइकनकेव्ड होता है। अब ये बाइकनकेव होने का क्या वजह था, फंक्शन देखो, रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है। तो रेड ब्लड सेल में असल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आयरन पिगमेंट है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। मेनली ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कैरी के लिए और भी मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में। ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे लंग्स से बॉडी के डिफरेंट सेल तक। अब यहां जो ऑक्सीजन को कैरी करना इसका फंक्शन है, जिसके वजह से ये डिस्क्वाडल है,
इसका जो इसके सेल में दोनों तरफ अगर देखा जाए, सेल के राइट एंड लेफ्ट का अगर हम बात कर लें तो वो डिस्क्वाइडल, दैट मीन्स कि वो धंसा हुआ इनवर्ड, जिसमें वहां स्पेस बन जाता है और इस स्पेस की वजह से वो ऑक्सीजन को बहुत ही इजीली कैरी कर पाता है। तो देखो यहाँ पर फंक्शन के आधार पर शेप एंड साइज डिफरेंट होते हैं सेल के, है ना। बायोलॉजी में एक मिथक है, अक्सर बच्चों के सामने हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वो बताते हैं कि यहाँ तो कुछ समझने के लिए है नहीं, यहाँ समझने के लिए टोटली चीज है। इस अर्थ को ही बनाया गया इंसान के लिए, और इंसान अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ सकता है, ये हो ही नहीं सकता। बड़ी लॉजिकल अरेंजमेंट है हम लोगों का, बहुत ही लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग वर्ल्ड्स का, इसलिए समझा जा सकता है। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग नंबर को ही डील करते हैं, सेल नंबर। द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन क्लासिफाइड एज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे कंसिस्ट। का देखो, सारे ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक साथ रखें तो दो भागों में बांटा जा सकता है उसके नंबर्स के आधार पर, सेल के नंबर्स के आधार पर। वैसा ऑर्गेनिम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स जिसमें केवल एक ही सेल पाया जाता हो, दैट मीन्स एक ही सेल का बना हुआ हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। इसका एग्जांपल आपसे पूछे, अभी बहुत सारा एग्जांपल हम बता भी रहे थे। आप पैरामीशियम ले लीजिए, अमीबा ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। एंड मल्टीसेलुलर का जब बात करें तो मल्टीसेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक से ज्यादा कोशिकाओं के बने होंगे। एग्जाम्पल आप खुद भी हैं इसके, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स भी है, और बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक शॉर्ट डिफरेंस यहां पर दिया गया है, जिसमें 7 डिफरेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किए हम लोग। देखो, दे हैव सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिख रहा है दे हैव सिंगल सेल, इनके पास एक ही कोशिका होते हैं, सही है। अभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कंसिस्ट मेनी सेल्स, इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं। द साइज ऑफ सेल इज स्मॉल, का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसके जो सेल होते हैं उसका साइज स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है कंपैरेटिवली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल से, और ये है 1 to 10 माइक्रोमीटर। 1 to 10 माइक्रोमीटर का साइज होता है। ये माइक्रोमीटर वैसे तो आप लोग मैथ में और फिजिक्स में भी जानते हैं, इसको यहां भी समझिए। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power -6 मीटर होता है। दैट मीन्स 1 पर 6 जीरो डालो, बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर मीटर में अगर आप इसको देखें ना तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, और सेल वैसे होता भी है बहुत छोटा, है ना। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का जब बात करेंगे सेल का, तो सेल ऑर्गेनेलीज दिखते हैं, और सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप सेल को देख सकते हैं तो स्पष्ट है कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सूक्ष्मदर्शी पदार्थ है। अब ये साइज आप देख रहे हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर, तो इसका ये मतलब हो गया कि 1 से 10 माइक्रोमीटर तक वेरिएशन हो सकता है इसके साइज में। छोटा जो होगा, सबसे छोटा वो 1 माइक्रोमीटर का, और जो सबसे बड़ा होगा वो 10 माइक्रोमीटर का हो सकता है। द साइज ऑफ सेल इज लार्ज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का जो साइज है वो लार्ज होता है ना, और ये दिखला रहा है 5 to 100 माइक्रोमीटर, यानी ये छोटा से छोटा 5 और बड़ा से बड़ा 100 माइक्रोमीटर का हो सकता है। आप देखेंगे ना रिलेशन, तो अबाउट 10 टाइम्स लार्ज मिलेगा, है ना। यहां अगर मैक्सिमम लिमिट 10 माइक्रोमीटर लेते हैं, और इसका जो है मैक्सिमम लिमिट 100 माइक्रोमीटर है, तो ये 10 टाइम्स लार्ज हो सकता है। ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं। ए सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बताया कि एक ही कोशिका जीवन की सारी प्रक्रियाओं को परफॉर्म करता है ना, सारे प्रोसेस को परफॉर्म करता है। अभी एक ही सेल का बना हुआ है, और वो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना भी जा रहा है। और ऑर्गेनिज्म के नाम से इसलिए जाना जा रहा है आपके दिमाग में एक बात हम क्लियर कर दें कि हमारे बॉडी का भी सेल है, उस सेल को अगर आइसोलेट कर दिया जाए ना, तो उस सेल को एक ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सेल का एक या बहुत कम फंक्शन है जो उस सेल को जिंदा रखने के लिए काफी नहीं है, कैपेबल नहीं है। दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। एक सिंगल सेल कभी ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हो सकते हैं, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इसका वजह ये होगा कि एक ही सेल उसके लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज को और ऑल एसेंशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज यहां लिखा गया है। अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज है क्या, जैसे आप देख लीजिए फूडिंग, है ना। फूडिंग एक ही सेल के द्वारा सरफेस से कर लेगा। उसके बाद अगर आप डाइजेशन का बात करें, फूडिंग के बाद डाइजेशन भी होगा, तो डाइजेशन भी सेल के अंदर ही हो जाएगा, एक ही सेल के अंदर हो जाएगा। वेस्ट मटेरियल का एक्सीरेशन सेल एक ही सेल के द्वारा हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस कर लेगा।
उसी तरह से बहुत सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारे चीजों को वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा अपने सेल सरफेस से कर लेगा। तो एक ही सेल डिफरेंट एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को सरवाइव करवा रहे हैं। दैट मीन्स कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ही सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। आगे यहां देखिए, अ सिंगल सेल कैरीज आउट वन और फ्यू प्रोसेसेस। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो एक कोशिका जो है ना, वो एक या एक से कुछ ज्यादा 2-3 फंक्शन कर सकते हैं एक साथ, पूरे के पूरे फंक्शन को वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंस था। नेक्स्ट, सेल डिवीजन अकर बाय डिवीजन ऑफ लेबर डज नॉट एग्जिस्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बताया डिवीजन ऑफ लेबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? फंक्शन के बेस पर सेल का अलग अलग होना, फंक्शन के बेस पर। जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है। अब इस नर्वस सिस्टम का काम आप तो जानते ही हैं बेहतर, नर्वस सिस्टम का हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो एक टाइप ऑफ सेल है, उसको आपकी कई टाइप हो जाता है, लेकिन उसका जो बेसिक टाइप है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन सेल हमारे पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करता है। अब देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, दैट मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए बॉडी में एक तरह का सेल होगा और उस सेल को हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानेंगे। समझ रहे हैं? इसी तरह से देख लो, हमारे बॉडी में सेल टू सेल ऑक्सीजन को पहुंचाने वाले या ऑक्सीजन कैरियर का बात करें तो हमारा रेड ब्लड सेल है ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। काम करने के बेस पर, फंक्शन के बेस पर डिफरेंट सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शन को या स्पेसिफिक फंक्शन को। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, आपको बार बार कहा जा रहा है यूनिसेलुलर एक कोशिका के बने होते हैं, तो एक कोशिका के बने होते हैं तो हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है कि दूसरा कोशिका होगा और दूसरा फंक्शन करेगा। दैट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर में नहीं होगा और यहां होगा। आगे देखते हैं हम लोग, सेल डिवीजन अकर्स बाय फ्यूजन और बडिंग का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल कैसे डिवाइड करता है भाई, है ना। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो सेल या तो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर लेगा खुद को, मल्टीपल फ्यूजन कर लेगा, मल्टीपल नंबर प्रोड्यूस करेगा, बडिंग कर लेगा, है ना। ये कुछ प्रोसेस है जिससे हम लोग देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होता है या अपने संख्या को वो बढ़ा पाते हैं, अपने पॉपुलेशन को कंटिन्यू रख पाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बिल्कुल डिफरेंट है। सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। ये जो है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग ये सब नहीं करेगा। वहां माइटोसिस और मियोसिस दो अलग अलग तरह के जो सेल डिवीजन है उससे होगा। अब ये माइटोसिस और मियोसिस कब होगा तो एक कॉमन फिगर आपको बता दें, सोमैटिक सेल जो है हमारा उसमें माइटोसिस होता है, जबकि जर्म सेल में जनरली मियोसिस होता है। इस पर भी डिटेल बात करेंगे हम लोग आगे। देयर लाइफ स्पेन इज वेरी शॉर्ट, और ये भी बताया कि इसका जो जीवन चक्र है, जीवन काल है, वो काफी छोटा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना। लाइफ स्पेन क्या है, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है, नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है इसको लाइफ स्पेन बोलते हैं, है ना। किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ के बाद कुछ दिनों के बाद एक्सीडेंटल डेथ हो रहा है तो आप उसको ऐसा नहीं कहेंगे ये इसका लाइफ स्पेन है, और लाइफ स्पेन ऑलरेडी एवरेज होता है ना। तो लाइफ स्पेन कहा कि वेरी शॉर्ट होगा किस केस में, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। लाइफ स्पेन लॉन्ग होगा जब वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का होगा, एनी इंजरी टू सेल कैन कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो इंज्योर्ड हो गया, है ना, तो क्या होगा कि वो डेथ कर जाएगा। जब इंज्योर्ड हो गया ऑर्गेनाइजेशन उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय होने का मतलब है होल ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाना। तो ये एक सेल के इंजरी से डेथ हो सकता है। आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिखा गया इंजरी और डैमेज टू सम सेल्स डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म, है ना। इंजरी अगर एक या दो सेल में या इससे ज्यादा सेल में भी हो जाए, है ना, तो पूरा ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होगा। वजह यह है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल से बने हुए हैं, और जो सेल डेथ हुए हैं, हो सकता है पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल डेथ कर गए हैं, तो वो ग्रुप ऑफ सेल किसी खास तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे और जैसा फंक्शन करने वाला ढेर सेल अभी बचा हुआ है। दैट मीन्स नंबर ऑफ मेनी सेल्स बचे हुए हैं,
तो ऐसे कंडीशन में ये नहीं कहा जा सकता है कि उस ग्रुप ऑफ सेल के मर जाने से पार्टिकुलर फंक्शन ऑफ बॉडी जो है ब्रेक हो जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। दैट मीन्स अगर इंजरी होता है तो ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होगा, इसके बदले एक नेचुरल फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, और वो है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल बाय न्यू सेल्स। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, अभी आपके सामने रख रहे थे हम लोग, पैरामीशियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जनरली आपको मिलते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपको तो बता ही दिए, खुद आप अपना नाम भी बता सकते हैं कि हम भी मल्टीसेलुलर हैं, है ना। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को छोड़ते हुए, एक्सेप्ट माइक्रोब्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल के बाद हम लोग सेल साइज पर बात करेंगे, शेप पर भी बात होगा, साइज को पहले हम लोग देख लेते हैं। सेल साइज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल। एक सेल का जो साइज है वो कांस्टेंट होता है। ये साइज कांस्टेंट होने का क्या सेंस है? अभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोई इलोंगेटेड सेल है और उस इलोंगेटेड सेल का जो साइज है वो 50 माइक्रोमीटर है, तो ये 50 माइक्रोमीटर में वेरिएशन नहीं ला सकेगा, है ना। जब उसके इलोंगेटेड साइज को, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द सेल को देखेंगे तो वो उसमें वेरिएशन नहीं ला सकता है। शेप में वेरिएशन पॉसिबल है। पहला ही पॉइंट था, सेल साइज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल, इट हैज नो रिलेशन विथ साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ सेल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं करता है। ये कैसे समझेंगे हम लोग? इसका ये मतलब है कि एक छोटा जीव है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, और एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि छोटे ऑर्गेनिज्म छोटे सेल के बने होंगे, स्मॉल सेल के बने होंगे, कम साइज वाले सेल के बने होंगे, और बड़े ऑर्गेनिज्म जो है लार्ज साइज सेल के बने होंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रैट्स को ले लो, काफी छोटा होता है, और उसी जगह हम लोग एलिफेंट को ले लेते हैं। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि एलिफेंट के बॉडी में जो सेल है वो लार्ज सेल है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, बड़ा बड़ा सेल होगा? ऐसा नहीं है। वहां भी जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक है, और रैट में भी सेल है वो भी माइक्रोस्कोपिक है। तो ऐसे कंडीशन में साइज ऑफ द सेल डिटरमाइन नहीं करता है साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर आपके पास दो सेल ऑब्जर्वेशन करने के लिए माइक्रोस्कोप पर दे दिया जाए, एक रैट से और एक एलिफेंट से लाकर के, व्हेल से लाकर के दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि देखो इसको साइज के आधार पर थोड़ा डिफाइन करो कि कौन सा एलिफेंट का है, गिगांट बॉडी है उसका, जबकि कौन सा रैट का है जो कि स्मॉल बॉडी है, तो इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स साइज पर डिपेंड नहीं करता है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ सेल कैन वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक साइज यहां लिख दिए आपको ब्रैकेट में, 0.1 माइक्रोमीटर ऑफ माइकोप्लाज्मा। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ माइकोप्लाज्मा है, और उसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर है ना। यानी 1 माइक्रोमीटर का भी 10वां भाग लिया जाता है, ये काफी छोटा हो गया। तो काफी छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े साइज के सेल हो सकते हैं। अब ये बड़े साइज के सेल कैसे हो सकते हैं? बोला, एज यू कैन सी विथ योर नेक्ड आई, है ना। तुम अपने खुले आंखों से, दैट मीन्स की अनएडेड आई से इसको देख सकते हो, बंद करके तो देख ही नहीं सकते हो। खुले आंखों से कहने का मतलब है कि इसमें कुछ आप लगाए नहीं है, जैसे कोई स्पेक्टिकल्स नहीं लगाए हैं, कोई माइक्रोस्कोप और लेंसेज का यूज नहीं किए हैं, इसी को हम लोग नेक्ड और अनएडेड आई बोलते हैं। तो उससे आप देख सकते हैं। आप सेल को कभी देखे नहीं होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। वैसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इसको देखते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एग जो है ना, एक सेल है, और ये कई बार फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं, अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं। आप उसको भोजन में भी प्रयोग करते हैं। तो एग भी एक सेल है, लेकिन उस सेल को आप टच कर सकते हैं, उस सेल को आप आसानी से देख सकते हैं, है ना। जबकि आप सेल के बारे में बात करें तो जनरल कंसेप्ट यही है कि सेल माइक्रोस्कोपिक होता है। तो इतना छोटा कि वो 1 माइक्रोमीटर का 10वां भाग हो सकता है, वो माइकोप्लाज्मा का आप देख रहे हैं। और जनरली सेल जो है ना 100 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं मैक्सिमम, जबकि बड़ा इतना हो सकता है कि ये कई बर्ड्स के एग होंगे। यहां लिखा गया है बर्ड्स एग, रेप्टाइल एग्स। सेल शेप का बात करें तो अभी हम लोग नंबर ऑफ सेल देख रहे थे, उसके बाद हम लोग देखे सेल साइज, अब हम लोग देख रहे हैं सेल शेप। टॉपिक आपका यही था, तो सेल शेप पर बात करते हैं। सेल शोज वाइड वेरिएशन इन देयर शेप। कहा कि कोशिकाओं के आकार के आधार पर कोशिकाओं में बड़ा अंतर है, देखने को मिलता है, बहुत सारा परिवर्तन है इसमें। द शेप ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। द शेप ऑफ सेल रिलेटेड टू द फंक्शंस दे परफॉर्म।
बताया कि शेप जो है ना किसी भी सेल का वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसा कर रहा है। इससे पहले जब एग्जांपल दे रहे थे आपको तो हम बताए कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें काम करने वाले सेल न्यूरॉन है, और न्यूरॉन इलोंगेटेड सेल होते हैं। इलोंगेटेड सेल होने का वजह होता है कि उसको जो है ना बॉडी में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह, दैट मीन्स हमारे बॉडी के एंड पॉइंट से लेकर के टॉप तक, दैट मीन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना होता है। तो इसमें एक लंबा चेन बनता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, तो इसको इलोंगेटेड होना जरूरी होगा। तो उसी तरह से यहां पर बताया कि ये फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। द शेप ऑफ अ सेल मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल, ये लास्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, साइज का लास्ट फर्स्ट एंड शेप का लास्ट पॉइंट एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। द शेप ऑफ अ सेल मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल, कहा कि शेप ऑफ सेल जो है ना, एक ही सेल का शेप फिक्स्ड भी हो सकता है जो चेंज ही नहीं होगा, और वेरिएबल भी हो सकता है। फिक्स्ड शेप के कंडीशन में एग्जांपल आपको दिया गया यूग्लिना का, पैरामीशियम का, है ना। जबकि वेरिएबल शेप में दिया गया अमीबा। अमीबा एक सेल है और वो हमेशा रेगुलर अपने शेप को चेंज करता रहता है, दैट मीन्स वेरिएबिलिटी लाता है, शेप को बार बार चेंज कर रहा है। साइज को वो चेंज नहीं कर सकता है। साइज दैट मीन्स कि एक जो डायमीटर होगा या रेडियस होगा उसके बॉडी में, उसके सेल का, वो कमोबेश एक ही जैसा रहेगा, लेकिन शेप आप कुछ नहीं कर सकते ना। कभी आप अमीबा को राउंड शेप नहीं कर सकते हैं प्रॉपर, कभी इलोंगेटेड नहीं कर सकते हैं, कभी इसको ओवल शेप नहीं कर सकते हैं, एलिप्टिकल शेप नहीं कर सकते, बहुत सारा है जो ये शो ही नहीं करता, दैट मीन्स इरेगुलरिटी है शेप में। जबकि इसका फर्स्ट लाइन था सेल साइज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर सेल। पार्टिकुलर सेल के लिए साइज कांस्टेंट होता है। ये साइज के बारे में आपको जब एग्जांपल से बताया गया सेल में, जब हम लोग यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पढ़ रहे थे, तो यूनिसेलुलर में आपको बताया जा रहा था ये 5 to 10 माइक्रोन मीटर हो सकता है, और वो 10 to 100 माइक्रोमीटर मल्टीसेलुलर सेल हो सकते हैं। दैट मीन्स ये साइज जो है ना सेल के, डिफरेंट सेल के फिक्स होते हैं, जबकि शेप फिक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे शेप, साइज और नंबर के आधार पर सेल को। इसी में हम लोग नंबर के आधार पर सेल को 2 टाइप्स में पढ़े भी हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बेस पर टाइप्स ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल में कुछ फिगर को हम लोग देख लें, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां रखा गया कैटेगरी टाइप ऑफ सेल, शेप और डायग्राम, एंड कैटेगरी ऑफ सेल। कैटेगरी ऑफ शेप, सेल नहीं शेप, शेप के अलग अलग कैटेगरी का जो यहाँ नाम आपको बताया जाएगा। जैसे ह्यूमन स्पर्म का बात, तो ह्यूमन स्पर्म जो है ना, नॉब्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा, है ना, या तो इलोंगेटेड, लंबा। अब देख सकते हैं, इसको आपको 10th में पढ़ना भी है बहुत ज्यादा डिटेल्स में, तो इस पर ज्यादा बात करेंगे नहीं, सिर्फ आप डायग्राम देखिए। डायग्राम आपको इलोंगेटेड दिख रहा है, लंबा सा दिख रहा है। अगला डायग्राम है स्मूथ मसल सेल का। हमारे बॉडी में 2 तरह के मसल सेल होते हैं, स्मूथ ब्लड मसल सेल एंड स्ट्रिएटेड, है ना। तो स्मूथ के बारे में यहाँ पर दिखलाया गया है कि देखो स्मूथ जो है ना वो स्पिंडल शेप होता है और वो इस तरह का दिखता होगा। ओवम के बारे में बात करते हैं, ये फीमेल गेमेट है, ये स्फेरिकल शेप होता है, यहाँ लिख दिया गया, ये स्फेरिकल कैटेगरी का है। न्यूरॉन का अगर बात करें तो न्यूरॉन हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है, और ये भी इलोंगेटेड होता है और इस तरह के इसके स्ट्रक्चर होते हैं। 10th में भी इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है आपको। आरबीसीज के बारे में बात करें तो आरबीसीज डिस्क्वाइडल और बाइकनकेव्ड नेचर का होता है। अब ये डिस्क्वाइडल या बाइकनकेव नेचर का होता है, जो कि यहाँ दिख नहीं सकता है, तो आप इसको ऐसे समझें कि ये फिगर है, एक पूरा सा सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, और दोनों तरफ से ये कनकेव्ड है, दैट मीन्स कि इनवर्ड ये धंसा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि ये डिस्क्वाइडल और बाइकनकेव नेचर का होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जो कि आपको शेप यहाँ पर दिखलाया गया या डायग्राम दिखलाया गया, और कैटेगरी ऑफ शेप यहाँ पर लिख दिया गया है। बुक में और भी हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। कई बार आपको पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जैसे आरबीसी का शेप आपको बताना होगा, जैसे ओवम का शेप बताना होगा, कई बार आपको न्यूरॉन का शेप बताना होगा, हाँ, डायटम्स के शेप बताने होंगे, तो इस तरह से भी।